अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। ये भी वो ज़माना था और क्या खूब ज़माना था जब ये नज़में सुनकर लोग बच्चे जवान हुआ करते थे और आजकल तो बेबी शार्क पे ही जवान हो रहे हैं हमारे बच्चे। I still don't get baby shark. What's the idea? बेबी शार्क डू 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 डू। वो मैंने सुना तो हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। खूबसूरत शायरी है, क्या मानी खेज जुमला है। अब मेरा मजाक तो उड़ा रहे थे। मामा शार्क डू 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 डू। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी है इसमें छुपा हुआ। बिल्कुल ना ढूंढे, कोई मैसेज नहीं है, बट आई गेस वो उसका जो रिदम है ना, वो उसका जो म्यूजिक है वो कुछ ललाबाई टाइप लगता होगा। लेकिन यू आर वेरी राइट कि हर चीज़ में कोई ना कोई तो मीनिंग और मकसद होना चाहिए, इसमें नहीं है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज हमने आपको बता दी बहुत सी। देखिए हमारा मुल्क माशाल्लाह माशाल्लाह एक दिन नहीं, मैं तो कहती हूँ एक घंटा नहीं गुजरता जब कोई ना कोई डेवलपमेंट ना हुई हो। सो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन, बाबर एवान और आजम सवाती के बाद इमरान खान के एक और करीब तरीन साथी कानून के शिकंजे में हैं और अलीम खान ने ओहदा छोड़कर पीटीआई की रिवायत जो है वो जिंदा रखी है। खैर मकदम किया जाना चाहिए एटलीस्ट इस बात का। नैब ने अलीम खान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, जिसके बाद उन्होंने सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी का जायज़ा भी लिया गया। इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अलीम खान ने इस्तीफ़ा देकर शानदार रिवायत का आगाज़ किया है और उन जैसी सोच शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए। अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया नैब ने और उसके फौरी बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कल्चर में और बाकी जमातों के सियासी कल्चर में क्या फ़र्क है। अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे के एक बहुत शानदार रवायत का आगाज़ किया है, बहुत शानदार रवायत कायम की है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। नैब लाहौर ने अब्दुल अलीम खान को ऑफशोर कंपनी स्कैंडल और आमदन से ज़ायद असासों की तफ्तीश के लिए तलब किया था, जिसके लिए वो नैब ऑफिस पहुंचे जहां उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। तर्जुमान नैब ने अलीम खान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि सीनियर वजीर को आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि अलीम खान की गिरफ्तारी उन्हें बैलेंस एक्ट ही का तासुर दे रही है। क्या कहा गया, सुनिए। जहांगीर तरीन साहब का भी मुकदमा यही था, अलीम खान साहब के बारे में भी यही है। जो अमूमी तासुर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तासुर सही है या गलत है, अमूमी तासुर ये है कि वो बैलेंसिंग एक्ट का निशाना बने हैं और जब मुकदमा चलेगा उन्होंने खुद एक दिलाना फैसला किया है, उन्होंने खुद को हुकूमत से अलहदा किया है, वो कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ेंगे और वो उससे आपको पता चलेगा कि उनके खिलाफ मुकदमेट्स क्या है। सो सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर तो आप नहीं किसी को डिक्लेयर कर सकते कि उनका क्या मामला है। इसी पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कोई बैलेंसिंग एक्ट का सा उन्हें तासुर मिल रहा है, जब आगे मुकदमा चलेगा तो कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन नैब अब बिला तफरीक कार्रवाई कर रही है। ऑपोजिशन के अरकान हो या हुकूमत के, कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए ऑपोजिशन को। आपको भी होपफुली अब खत्म हो गई होगी नैब से, अगर कोई शिकायत थी भी तो। देखिए अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली मेरा मसला जो था नैब के साथ, वो फ्रॉम डे वन मुझे फील ऐसे हो रहा है कि नैब कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नैब के पास जो इख्तियारात हैं वो कोई दो मलाई इख्तियारात हैं, वो उन इख्तियारात से भी तजावुज़ कर जाती है जो कि जिसके मुतल्लिक सबका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस द डिवाइड, तमाम लीगल जूरिस्ट्स का, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से बात करेंगे वो आपको यही कहेंगे कि इस लॉ के अंदर नैब के पास वो इख्तियारात हैं जो एक शख्स में तफवीज़ किए गए हैं, जो उसको प्रोसिक्यूटर के, इन्वेस्टिगेटर के, जज के और सो मच सो अब तक ऑडिटर के इख्तियारात भी उसको दे दिए हैं। तो नैब के इख्तियारात जो है उनका इस्तेमाल बड़ा अजीब अंदाज में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज तक यही समझते रहे बहसीत तालिब इल्म कानून के कि लॉ के अंदर सरप्राइजेज नहीं होती, बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। अब लॉ का ये नैब का ये एक्शन कि अलीम खान, मेरे पॉलिटिकल उनके साथ 100 इख्तिलाफात होंगे और मैं कल से ये देख रहा हूँ और मुझे फवाद की पहले लेट मी सॉर्ट दिस आउट फर्स्ट, ये मंतक समझ में आई कि कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं।
इससे पहले मुस्लिम लीग की शमाइला राना MP थी, उनके ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन हुआ, एक वीडियो की बुनियाद पर उन्होंने रिजाइन किया। अब बेशुमार जो हमारे MPs थे जिनके ऊपर कोई मॉरल इशू आया, लेकिन वो कहते हैं शहबाज शरीफ को मुस्ताफी होना चाहिए। नहीं, ये कहां से दूर की कौड़ी ढूंढ के लाते हैं। शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड आफ्टर दैट। शहबाज शरीफ कोई नॉमिनी थोड़ी थे जो रेजिग्नेशन दे के जाते। शहबाज शरीफ को तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इलेक्ट किया गया, एंड इवन आफ्टर बीइंग इंडाइटेड बाय द नैब, जब उनके खिलाफ मुकदमा अदालत में जा रहा था, तो फिर भी द विल ऑफ द लॉ ये कहता है कि उनके इलेक्शन का तरीकाकार ऐसे होगा, और उनका वोटर आज भी इस चीज का फैसला करता है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड करेंगे। तो फिर ये फवाद कैसी बात कर रहे हैं? रेजिग्नेशन तो फॉर मलिक साहब, हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, लेकिन इखलाकी तौर शहबाज शरीफ को भी शायद, मतलब ये एक ओपिनियन है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि शायद इखलाकी तौर पे उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए था, बिकॉज एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट होता जा रहा है PTI की तरफ से, तो मे बी शहबाज शरीफ शुड हैव डन द सेम। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर तो ये इस प्रेसिडेंट को देखना है तो इल्जाम तो फिर इमरान खान पे भी है, पहले वो रिजाइन करके जाएं। और इखलाकी तौर पर तो उनके ऊपर जो ज्यादा इल्जामात हैं उनको पहले रिजाइन करना चाहिए। इमरान खान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई ना सर, इमरान खान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान के मामले में फर्क ये है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यही थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ कि वो तो गिरफ्तार थे, तो फिर भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको इलेक्ट किया, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में इलेक्ट करने वाले को 20-25 के करीब रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे। वो सारे लोग हुए हैं जो 5-5 लोगों के वोट लेकर आके बैठे। अच्छा मलिक साहब, आप वुड यू अग्री कि फवाद चौधरी जो इसको बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं, तो नून लीग भी तो बैलेंसिंग एक्ट के लिए दोनों मुत्तफिक हैं एक चीज पे? नहीं, देखिए, फवाद ने तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जहांगीर तरीन का, तो एक ट्वीट कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब जिनकी कसीदा गोई करते इनकी जुबान नहीं सकती थी, उस एक्ट को भी बैलेंसिंग एक्ट कह दिया था। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो मौके की मुनासिबत से हर रोज आप इनके PTI के जितने लोग हैं इंक्लूडिंग फवाद, इनकी एक एक पॉइंट के ऊपर इनकी पोजीशन देखें ना, कैसे चेंज कर दिया। आप इमरान खान की पोजीशन कर्जा लेने से लेके ना लेने तक की चेंज करके देख लें, यू टर्न की बात से उठाकर चेक करें कि वो कहां से लेकर कहां तक उनकी चेंज कर दी है। इस पर तो मुझे ये बेचारे अलीम खान पे तो मुझे वो शेर याद आ रहा है बड़ी शिद्दत से, वो कि चाहे यूसुफ से आ रही है सदा, यहाँ दोस्त कम है और भाई बहुत ज्यादा। ये झगड़ा ये अलीम खान के पैसे पर तो बनी, तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी PTI को वैसे ही क्लैप्स कर देना चाहिए। ये तो सारी उसी की फंडिंग पे खड़ी हुई। अलीम खान ने इसको दिन रात अपना दिया। मेरे उससे 100 इख्तलाफात सही, सियासी इख्तलाफात सही, कोई एक बंदा तो बात करता है कि उसको क्यों पकड़े। अच्छा, आप अलीम खान साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, मुझे जरा क्लियर कर दें ताकि क्लियर हो सके। 100%। देखिए, मैं तो नैब के लॉ के खिलाफ हूँ, नैब के इस बेपनाह इख्तियार के खिलाफ हूँ। मेरे अंदर तो कुछ मॉरल अथॉरिटी मेरी थोड़ी सी साउंड है। मैं जो चीज शहबाज शरीफ के लिए गलत समझता हूँ, मैं अलीम खान के लिए भी गलत समझूंगा। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं 180 डिग्री का यू टर्न लेके खड़ा हो जाऊं कि जो शहबाज साहब के लिए बात गलत थी वो अलीम के लिए दुरुस्त है? हाउ कैन आई सेकंड दैट? लेकिन मैं इसको कोई रूल ऑफ लॉ नहीं समझ रहा, मैं तो समझ रहा हूँ कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये नैब के पास इख्तियार ये मौजूद नहीं है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक सेंटिटी होती है, उसको अगर इन्होंने अरेस्ट भी करना था तो उसको इतने कलरफुल मैनर में अरेस्ट करना था। जैसे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी गलत थी, अलीम खान की गिरफ्तारी भी गलत है। ये वाकईतन एक बैलेंसिंग एक्ट है, इसको नादिम होकर नहीं कहना चाहिए था फवाद को। चले ये तो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। आपने कहा कि आप मजम्मत करते हैं अलीम खान साहब की गिरफ्तारी की। मैं ये कहूंगा कि अगर अलीम खान के ऊपर कोई इल्जामात हैं, उसकी नॉन पोजीशन है कि वो करप्शन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या ये पहले इन इल्जामात की बुनियाद पर बाकी लोगों को तो रोकते रहे कि इल्जाम है तो मत सामने आए? हुकूमत बनाने में अलीम, पार्टी की पूरे टिकट्स बांटने में अलीम, लोगों को साथ शामिल करवाने में अलीम, तो जब उनको आप मुगल आजम को वजीर आजम बना दें तो तब तक अलीम ठीक, उसके बाद अलीम गलत। एक कैसा दौरा मयार है? अच्छा चलें, ये बता दीजिए, ये आपका पॉइंट आ गया, वी हैव टेकन, वी हैव अंडरस्टूड। ये बता दें लास्टली कि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नैब के जो मामलात हैं उन्हें देखते हुए नैब के कवानीन में कुछ तरमीम का सोचा जा सकता है, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। अब आप भी इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि नैब आपकी नज़र में अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है, तो फिर इस पॉइंट पर PTI का साथ देंगे? देखिए जी, नैब के लॉ को बदलने के लिए तो मुझे आपका कहीं नैब के लॉज जो हैं उसमें मेरा एतराज़ है।
मेरा एतराज़ ये है कि उसमें आपने इख्तियार एक शख्स को तफवीज़ कर दिया जिसको आपने एट ए टाइम प्रोसिक्यूटर बना दिया, इन्वेस्टिगेटर भी वो खुद, जज का इख्तियार भी। मलिक साहब, एतराज़ तो आपके इससे पहले भी आप नरेट कर चुके हैं। आप साथ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून साथ देगी अगर नैब के लॉज को चेंज करने की बात आती है तो? देखिए, आई वुड रेज माई वॉइस एट एवरी पॉइंट विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, जहां पर मुझे ये कहना पड़ा कि इस नैब के कानून को बदलें। ये बदतरीन, ये बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, डाइवोर्स्ड रियलिटी से। बाकी मुल्क के जितने लॉज हैं उनके साथ इसकी कोई मुनासिबत नहीं है। अगर बाकी आपकी CRPC डिमांड करती है कि 1 दिन का रिमांड लें और उसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पर 90 दिन का रिमांड लें और 1 दिन भी एक्सप्लेन न करें, ये अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल गारंटीज प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ अल्ट्रा वायरीज है। किसी की आज़ादी छीन ले और किसी को बताई मत कि ये कैसे छीन सकती है। ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मलिक साहब। मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्लियर कट उन्होंने कहा कि मैं 100% मजम्मत करता हूँ अलीम खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी की, और जब तक अगर नैब के कवानीन बदलने की बात हुई या इस सिलसिले में कोई सी लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं हर फोरम पर जाकर अपनी आवाज़ उठाऊँगा। नाउ यू हैव इट। और स्पोर्ट की बात हो जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, डेफिनेटली एक नई चीज़ है, लेकिन गुज़िश्ता साल हमने देखा कि पाकिस्तान से ही इस गेम का चैम्पियन अहमद मुश्तबा भी निकला। अहमद आज हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि अहमद 2 मरतबा UGB और WSOF के आलमी चैम्पियन बन चुके हैं और इस वक्त भी जनूबी एशिया की रैंकिंग में नंबर 1 फाइटर हैं। और इस वक्त उनका रिकॉर्ड है कि 11 बार रिंग में उतरे और 9 बार वो जीते हैं और सिर्फ 2 मुकाबले हारे। जनाब, द बिग डील इज कि 22 फरवरी यानी इसी महीने की 22 तारीख को एक बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही बड़ा टाकरा होने वाला है, और ये टाकरा होगा भारत के साथ पाकिस्तान का और होगा सिंगापुर में, जिसका आप पोस्टर भी देख रहे हैं। लाइट वेट कैटेगरी है, 1 चैंपियनशिप का नाम दिया गया है इसे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और आपको पता है कि अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और उसमें सिर्फ इतने से दिन रह गए होते जितने 22 फरवरी में रह गए हैं तो हमने शोर मचाया होना था यहाँ पे। लेकिन अहमद नीड्स आवर सपोर्ट एंड जाहिर है कि ये वो नौजवान टैलेंट है जो हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है और मजीद पोटेंशियल भी है इसमें, लेकिन बहुत सारी सपोर्ट दरकार है। एब्सोल्युटली, और लिहाजा आपको पता है ना, जहां सपोर्ट की जरूरत हो तो हम तो सबसे पहले आगे होते हैं। अहमद मुश्तबा हैज जॉइंड अस। अहमद, बहुत बहुत मुबारक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस बिग वन दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग। पहले बताएं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जब आपका मैच इंडिया के अगेंस्ट होता है या किसी के साथ भी हो तो वो प्रेशर बरकरार होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता है, जाहिर सी बात है। जब आप अरीना पे उतर रहे हैं, 30,000 40,000 पीपल आपको लाइव देख रहे हैं तो प्रेशर तो काफ़ी होता है। आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई हारना नहीं है, लोगों से क्या मतलब, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम अगर आप हार जाएँ तो क्या क्या बातें करती हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी प्रेशर होता है कि, लेकिन ये है कि लेकिन ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑफ कोर्स प्रेशर काफ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ लोगों की दुआएं और माँ बाप की दुआएं और एक अल्लाह ताला के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट है मुझे। आई कैन फील दैट। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट है, इर्द गिर्द लोगों से सपोर्ट है, लेकिन ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर आपको क्या सपोर्ट है? क्योंकि यू नो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत फंड्स चाहिए होते हैं, आपकी बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक प्रॉपर माहौल, प्रॉपर डाइट, कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट सिस्टम हुकूमती सतह पर मौजूद है? देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग देयर इज़ नो सच सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड टिल नाउ देयर इज़ नो सच सपोर्ट। आई एम प्रीटी थैंकफुल टू माई जिम बाय बिलाल बिकू के जो सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे जितने भी इंटरनेशनल कैंप्स में वो कवर अप हुए और आज जिस मैं मकाम पे पहुँचा सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से पहुँचा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली हमें, जो कि बहुत डिस्करेजिंग है। यू नो, हमें इस टाइम इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम अपनी लाइफ रिस्क करके डेथ वारंट साइन करके फ़ाइट पे जाते हैं और जस्ट टू मेक आवर कंट्री प्राउड। नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि अहमद, अगर आमिर किंग खान को हम करें, यू नो, पूरी दुनिया में वो स्टार हैं, हमने उन्हें स्टार बनाया, तो अहमद हैज़ दैट पोटेंशियल। अगर अहमद, हम आपसे सवाल एक्चुअली ये पूछेंगे कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स जैसे चले हॉकी कोई ले लें, उसको भी कोई खास सपोर्ट नहीं है, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का। डू पीपल इन पाकिस्तान अंडरस्टैंड कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता क्या है? अब तक समझ आ गई है लोगों को?
जी बिल्कुल, प्रॉब्ली इट्स अराउंड लाइक 70 to 80% पीपल नो व्हाट MMA इज़। हम रावलपिंडी में इवेंट्स हो रहे हैं, लाहौर में इवेंट्स होते हैं, इस्लामाबाद में इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब लोगों को पता है, पीपल नो व्हाट MMA इज़, पीपल नो हु इज़ अहमद मुश्तबा। बट एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है उसी स्पॉन्सरशिप पे, लोगों की सपोर्ट से, मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आई हैव टू रन माई फैमिली, आई हैव टू पे द बिल्स। लाइक अब किस तरह वो चीज़ें पूरी होंगी। आई हैव ट्रेन विद द गाइज जो सुबह फ्रूट्स बेचते हैं, शाम को रोटियां लगाते हैं और वो ट्रेनिंग करते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर। तो मैं आज जो कुछ बोल रहा हूँ सब के लिए, उन सारे एथलीट्स के लिए बोल रहा हूँ जो कि नहीं बोल सकते। तो काफ़ी मतलब पाकिस्तान में टैलेंट, इतना सारा टैलेंट ज़ाया हो रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है पाकिस्तान। That is so true। अब आपके सामने इतना बड़ा मुकाबला है तो आई गेस यू शुड बी फोकस्ड। अहमद ये बताइएगा तैयारी कैसी है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है जो आप इस मुकाबले के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आई वॉज इन ब्राज़ील, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की। आई ट्रेन विद द UFC फाइटर्स। फिर वहाँ से मैं थाईलैंड गया, आई ट्रेंड ओवर देयर, जहाँ पे खबीब ने ट्रेनिंग की रिसेंटली, जो जीता था खबीब। और राइट नाउ इन इस्लामाबाद, आई एम ट्रेनिंग हेयर विद माई गाइज महमूश, फैज़ान एंड कैक्स क्लब में आई एम ट्रेनिंग, ज़िया, नजम, हम मेरे सारे जो दोस्त हेल्प करें। लेकिन ये कि इस्लामाबाद का जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह विल डू दिस एंड विल विन द फाइट इंशाल्लाह। That is lovely। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इधर कि हम लोगों को भी इस बात के लिए बिल्कुल उनको अग्री करें कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट है, और ख़ास तौर पे फॉर पाकिस्तानीज़ जो कि इतना एजाज़ जो है वो जीत भी रहे हैं। अहमद, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, और वील बी लुकिंग आउट फॉर यू। इंशाल्लाह जब आप जीत के वापस आएंगे तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू अहमद। अहमद बहुत मेहनत कर रहे हैं। अहमद नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स एज वेल। जो हम लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी अहमद को सपोर्ट चाहिए। फिर अहमद इज लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स एज वेल। कैन आई जस्ट मेंशन हियर कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में जो कि इंडस्ट्री की शेप में तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी उनमें, जिस तरह अहमद भी बात कर रहे थे कि आपने अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, मतलब वो आपका मीन्स है जहाँ से आप कमाई भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ स्पोर्ट एंड यू आर क्रेजी अबाउट इट, और आप बिल्कुल डेडिकेटेड है उसमें, लेकिन उसमें से कुछ आपको मिलना भी चाहिए। आपको डेडिकेशन भी तभी होगी ना जब आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा दाल रोटी चल रही हो और आपके घर भी आप उसके साथ सपोर्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आपको एक नौकरी करनी हो सपोर्ट करने के लिए और दूसरे अपने पैशन के लिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो पीपल, एनीबडी आउट देयर जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, सपोर्ट दिस मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड एब्सोल्युटली अहमद एज वेल। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू इन हैंड। खैरपुर में मंदिर पर हमले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी नोटिस लेकर सिंध हुकूमत को मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है। कमेंडेबल है बात। ज़्यादा अच्छा होता वैसे कि इमरान खान से पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी पुरानी रवायत को कायम रखते हुए ये काम खुद कर लेते। खैरपुर में पीर के रोज़ नामालूम अफराद ने मंदिर पर हमला करते हुए मूर्तियों और किताबों को आग लगा दी थी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सिंध वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करे, और ये भी कहा कि ये कुरान पाक की अजीम शान तालीमात के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने मंगल को आला हुकाम के साथ मंदिर का दौरा करके वहाँ होने वाले नुकसानात का जायज़ा भी लिया। वाक़े के कि हिंदू बरादरी के साथ साथ मुसलमानों की जानिब से भी शदीद मज़म्मत की गई है और अब तक किसी ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। पुलिस हमले में मुलव्विस मुल्ज़मान को ढूंढ रही है अभी तक। ताहम इस मसले पर पीपल्स पार्टी और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ाती दिलचस्पी ना लेना ताजुब की बात है, बिकॉज बिलावल बड़ी जल्दी से इस किस्म की कोई चीज़ें हों, इस किस्म के कुछ इंसिडेंट्स हों तो बहुत जल्दी उनको कंडेम करते हैं और ख़ुद पहुंच जाते हैं या एटलीस्ट बोलते ज़रूर हैं। अभी हम बात भी करेंगे इस बारे में। और पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं और ये हमने उनसे बात करनी है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश लाल साहब। खैरपुर में ये वाक़या पेश आया, अभी तक कुछ पता चल सका है कि यहाँ हुआ क्या था? कोई डिटेल्स जो आपके पास हो? खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कुंभ शहर है, उसमें हमारा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, ऊपर नीचे भी है, ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पर भी है। उधर हमारे गुरु ग्रंथ साहब दो उनको आग दी गई है और दूसरा गीता भागवत हमारा वो भी पाक किताब है, तो उनको, और माता का साइड में मंदिर है अंदर ही, उसमें शेरा वाली माता का मंदिर है और शिव भगवान का है, बाबा बजरंग बली का है और कृष्ण भगवान का है, उडेरे लाल साईं का है। उनको उन्होंने आग भी लगाई है और बेरोमती भी की है।
उस पे नोटिस पे हमारे रमेश साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो सिंध हुकूमत को हिदायत कर दी है कि मुजरिमों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। उनके कहने से पहले सिंध हुकूमत हरकत में क्यों नहीं आई? क्या बिलावल भुट्टो साहब को दिलचस्पी नहीं थी इस सारी सूरत हाल में? प्राइम मिनिस्टर का कोई बंदा नहीं आया था। मैं खुद सुबह को जैसे मेरे को पता चला था, आईजी सिंध से मैंने बात की थी। आईजी सिंध ने हुक्म दिया था डीआईजी को और एसएसपी को, डीआईजी सखर, इकबाल डारा को और कमिश्नर बोरडो साहब। ये मैं इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मैं नहीं गया था। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कोर चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब और हमारी बहन अदी फराज ठाकुर साहबा ने हुक्म दिया कि आप उनके शरीक को। अच्छा, फाइनली ये भी बता दीजिए रमेश साहब कि खैरपुर के मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी, कब इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? आप इस मुतालिक कुछ बता सकते हैं? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, उस पर इंक्वायरी चल रही है और उनको जो है कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी। हम पहले हमारा मजहब है और कोई और बात है, क्योंकि जितना दुख हमारे को होगा वो आपके प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारी चीज देखे। जैसे आपका कुरान पाक किताब है, हमारे लिए ये इससे ज्यादा आपसे सब माजरत खाएं। रमेश लाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन वाकयात का सद्देबाब होना चाहिए और मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा रिपीट ना हो सके। हम ब्रेक में आपकी ट्वीट्स पढ़ रहे थे, थैंक यू सो मच। और आप अपने अपने शहरों का मौसम का हाल बता रहे हैं। लाहौर में ओले पड़ रहे हैं। लाहौर में ये क्या चल रहा है? तो यहाँ तो बर्फ पड़ी रही है हवा की वजह से और कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में ओले पड़ रहे हैं और बाकी जस्ट कीप इट रोलिंग इन और हमें बताते जाएं। तस्वीरों के साथ जरा हमें ट्वीट कीजिए तो हमें और जरा लुत्फ आता है देखने में। हम भी मजा करें ना, हम भी देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, आपको पता है अभी ऑस्कर्स होने वाले हैं और अभी से हर रोज कोई ना कोई नई खबर, कोई ना कोई नई बात ऑस्कर्स से मुताल्लिक अपडेट हो रही होती है। और इस साल ऑस्कर्स तकरीब का कोई मेजबान नहीं होगा और बहुत अरसे बाद ये हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है एज इन कोई एक ऑफिशियल होस्ट नहीं होगा, ये कह रहे हैं। एक ऑफिशियल होस्ट नहीं होगा, जो कि बहुत सालों से होता है। आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1989 में आखिरी बार ऐसा मौका था जब एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब का कोई मेज़बान नहीं था। सो इट हैज़ अ प्रेसिडेंस पहले हो चुका है। इस साल 24 फरवरी को होने वाली तकरीब की मेज़बानी केविन हार्ट को करनी थी, मगर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने खुद ही माजरत कर ली कि मैं ये होस्ट नहीं करूँगा। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात भी कर चुके हैं कुछ अर्सा पहले। लेकिन साथ साथ ये ऑस्कर्स वालों, हम दोनों बैठे हुए हैं, आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। वी हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज, वी कैन होस्ट दैट शो। अब्दुल्ला से यस। ओह यस। कुछ एक आध मूवी आपको पता है रह गई हैं जो हमने देखनी है, जो नॉमिनेशन में बेस्ट पिक्चर की? अच्छा, मैंने वो देखी अभी रिसेंटली, ग्रीन बुक। It is really nice. It is so good. वो जरूर देखें, बहुत ज्यादा उसको नॉमिनेशंस हुई हैं और भी बताएंगे आपको बाद में। कुछ ट्विटर ट्रेंड्स की भी रैप्सोडी को मिल जाना है वैसे। ओह व्हाट ए मूवी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ जाएंगे और आपको हम जब सुबह मैच के बारे में खबर दे रहे थे, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच था और हमने अचानक से ऐसे ट्विटर खोला और ट्विटर पे ट्रेंड्स देखे तो भाई कितनी क्रेजी फैन फॉलोइंग है इन दोनों क्लब्स की और तमाम ट्रेंड्स जो हैं वो उस मैच से मुताल्लिक थे। मतलब कि एक तो होता है ना कि मैच का ही जिक्र हो तो बस आगे कोई और ट्रेंड हो गया, मतलब मेसी, बारसा, मतलब यू नेम इट, मैड्रिड। ये पूरी हम आपको एक लाइन दिखा रहे हैं नामों के साथ, विच ऑल्सो शोज यू अब्दुल्ला कि परहैप्स मुझे जिस बात का शक था वो यही है, आई एम द ओनली वन Who is not watching। बाकी पूरा पाकिस्तान आप सारे देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कुछ तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में कोई एक आध ऐसा होता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो फिर वो सिंगल वन आउट हो जाता है। हाँ, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स कर रही हूँ, फुटबॉल नहीं कर रही, फुटबॉल नहीं फॉलो कर रही। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर हमारी अपनी जो नेशनल टीम है फुटबॉल की वो भी अच्छा परफॉर्म करें और हम भी जरा वर्ल्ड फुटबॉल सीन में बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो यहाँ मौजूद है। और इसी से याद आया, वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर इन दोहा, और दोहा में यूएई और दोहा का फुटबॉल मैच हुआ, तो आप अंदाजा लगा लें। और दोहा ने हरा दिया यूएई को और सड़कों पर जश्न था।
और उसके बाद खैर हमने बताया भी था आपको एशिया कप भी वो जीत गए, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पूरा शहर सड़कों पर था। हाँ, इट वाज रियली नाइस। तो लिहाजा ताल्लुकात भी जरा आजकल कुछ पेचीदा हैं। तो फिर वो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन वहाँ भी थोड़ी सी हुई है, तो फिर जीत जाए तो क्या बात है। मैं इधर आपको बता रही हूँ, बाय द वे नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी दोहा में 2020, यस ये भी बता दें 2022, सॉरी 2 साल मैंने पहले कर लिया। अब्दुल्ला, अगर तो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम भी हो गई ना इस तरह टॉप ट्रेंड्स वगैरह में आ गई, तो मैं भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूं, कर लो बात। तो ऑटोमेटिकली अब इंटरेस्ट आपको पता डेवलप हो ही जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़रा सियासी खबरें शामिल कर लें। रेलवे में खुश अखलाकी की मुहिम चलाने वाले शेख रशीद ऑपोजिशन पर तनकीद के ट्रैक से उतरकर हुकूमती रहनुमाओं पर भी चढ़ दौड़े हैं। जुबान शेख रशीद की है, तर्जुमानी किसकी है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली रोज़ाना शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। मुझे पता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी किया जाता है। प्रोडक्शन ऑर्डर देना सियासी बद अखलाकी है। इस मामले पर इमरान खान की दोस्ती की वजह से चुप हूँ। जिस दिन बोल पड़ा बात दूर तक जाएगी। कानूनी तौर पर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मेरा नाम भेज दिया, मैं हो चुका हूँ। और स्पीकर साहब का काम नहीं है कि पैक पब्लिक अकाउंट को चलाना, उनका काम है हाउस को चलाना। मेरी वजह से सारी बारगेनिंग हो रही है, मैं पीछे हो गया तो ये सारी बारगेनिंग की जो कुव्वत है ना वह भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। कानूनी तौर पर उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता और पब्लिक अकाउंट कमेटी चलाना स्पीकर का काम नहीं है, उसका काम है हाउस चलाना। आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट शेख साहब, तो आप सोच ही सकते हैं कि शेख साहब ने इसी पे बस नहीं की, बल्कि वजीर ख़जाना और माशी पॉलिसियों पर भी जरा खुलकर इजहार ख्याल किया। शेख साहब का अपोजिशन पर गुस्सा करते करते हुकूमत की तरफ रुख कर लेना मानी खेज है। डील और ढील की बातों पर वजीर रेलवे की झुंझलाहट तो नजर आ रही थी, लेकिन पीएसी की रुकनीत ना मिलने पर शायद इन्हें हुकूमत से भी नाराजगी का इजहार इन्होंने कर दिया। इसी पे बात कर लेते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने ये जो अचानक ट्रैक बदला है और अपोजिशन के बजाय हुकूमती शख्सियात पर चढ़ाई की है, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। शेख रशीद अपनी ही हुकूमत के लोगों से नाराज हो रहे हैं, वो डील की बातें भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? देखें जी, शेख रशीद साहब बहुत ही पुराने तजर्बाकार सियासतदान हैं और वो उनका अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, अपना एक सियासत में अलग मकाम रखते हैं। हमारे वो इत्तेहादी हैं। और अगर आप नवाज शरीफ साहब की सियासत देखें, उनका माजी देखें, उनकी की जिंदगी में सियासी जिंदगी में डीलें देखें, और जिस तरह एक बयानिया वो वोट को इज्जत दो का बयानिया था और एक एंटी स्टैब्लिशमेंट उन्होंने एक पोस्टर रखा हुआ था, लेकिन वो एकदम से उनका चुप हो जाना और मरियम शाह साहिबा का ट्विटर का खामोश हो जाना, ये सारी कोशिशें जरूर हैं उनकी डील करने की। लेकिन हुकूमत जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई डील और डील नहीं होगी, बिकॉज हम जो बहुत सारी वजह से हमें वोट मिला, लेकिन अगर सबसे बड़ी वजह जो कौम की तवक्कुआत है इमरान खान से और हमारी हुकूमत से, वो है कि हम करप्शन को और एहतसाब के अमल पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लिहाजा शेख रशीद साहब का कहना अपनी जगह पे ठीक है और ठीक होगा, लेकिन हुकूमत का साथ साथ ये मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई कोशिश कभी भी वो कामयाब नहीं होगी और हुकूमत कभी भी इस तरह के किसी मामले में उनको डील और डील। भाई साहब, शेख साहब इमरान खान के करीब तरीन होने का दावा करते रहे हैं, खुलकर करते रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि शेख साहब जो कह रहे हैं पसे पर्दा वजीर आजम साहब के ही ख्यालात हों जिनकी तर्जुमानी वो कर रहे हैं? देखिए, वजीर आजम पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, तो वजीर आजम के पास अपने वजीर इतलात भी हैं और पार्टी का पूरा प्लेटफॉर्म भी है। और अगर कोई ऐसी बात जो वजीर आजम किसी को किसी और से कहलवाना चाहें तो वो ऐसी बात नहीं है, उनके पास बहुत सारे फोरम्स हैं। और फिर वजीर आजम इमरान खान बाकी जो सियासी कायदीन है उनसे मुख्तलिफ है और वो एक सीधी बात, खरी बात, बल्कि बाद लोग तनकीद करते हैं कि वो बाज़ औक़ात वो ऐसी बातें जो सियासी तौर पर लोग छुपाते हैं वो भी बयान कर देते हैं। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं कि मीडिया की स्पेकुलेशन होती है और शेख रशीद साहब इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं और वो एक अपना सियासी मौक़िफ़ रखते हैं और मजबूत मौक़िफ़ उनका होता है। और वो इसको इमरान खान साहब की तर्जुमानी कहना मुनासिब नहीं है, बिकॉज शेख रशीद साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था
कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ना बनाया जाए। जबकि हमारी पार्लिमानी पार्टी में जब ये फैसला हुआ तो इमरान खान साहब ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही उनकी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इमरान खान साहब को इस चीज़ की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है कि वो शेख रशीद साहब के जरिए कोई इस तरह का पैगाम दे। अगर देना हो तो वो वाज़ेह खुद भी दे सकते हैं। वो आउटस्पोकन है इमरान खान साहब, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी जानते हैं अनलाइक अदर लीडर। तो वो अपनी बात ट्विटर के जरिए या उस तरह भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें ये ऐसी स्पेकुलेशन है। अच्छा अब्बासी साहब, कहा जाता है, बल्कि कहा क्या जाता है, हमने खुद भी देखा है कि शेख रशीद का बड़ा अवामी किस्म का अंदाज है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा अंदाज हुकूमत के लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है? देखिए, कभी कभी आसानियां पैदा करते हैं, कभी कभी मुश्किलात बढ़ाते हैं। ये शेख रशीद साहब के बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी ऐसी तनकीद जो शायद शेख रशीद साहब बहुत ही चुके, उनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान में एक आम तबका उनकी बात बहुत सुनता है और बहुत वो उनका अवामी अंदाज है। तो बाज़ औक़ात हुकूमत का मौक़िफ़ शायद बहुत मौसर तरीके से शेख रशीद साहब के अवामी अंदाज में जाता है। और कभी कभी कहा जाता है कि क्या कहा जाए वो इतना मैटर नहीं करता, कौन कह रहा है वो मैटर ज्यादा कर जाता है। मैंने तर्जुमा किया अंग्रेजी की सेइंग का। तो शेख रशीद साहब के जुबान से बाज़ औक़ात वो इतने अच्छे तरीके से वो एक मीठे, या आप कह सकते हैं कि एक बड़े सियासी अंदाज में बात करते हैं, तो वो आवाम तक अच्छा मैसेज चला जाता है। कभी कभी उनके बयानात से मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो ये तो एक आप समझे कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छे बुरे उसके इफेक्ट होते हैं। तो शेख रशीद साहब अक्सर जो है वो हमारा जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको बड़े अच्छे और बड़े एक टेस्टी अंदाज में, बड़े दिलचस्प अंदाज में वो आवाम तक पहुंचाते हैं, जिसमें एक तंज भी होती है, मिजाज भी होता है, और साथ साथ हमारा सियासी नैरेटिव या सियासी बयानिया भी आवाम तक जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब हमारे शहर के हैं और हमारे ज़िले के हैं, तो वो एक बहुत अच्छी एडिशन है पॉलिटिक्स में। उनकी सियासत से तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल लीडर उनकी बहुत सारी फॉलोइंग है जो शायद बहुत सारे लोगों के नसीब में नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स या उनका जो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स उनकी शायद लिमिटेड है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में, लोग उनके अंदाज को पसंद भी करते हैं। उसी तरह तनकीद भी होती है, तो सियासत में तनकीद तारीख दोनों मिलकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और भाई यंग आर्टिस्ट को हम जहाँ भी देखते हैं ना, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनकी बात करें, उन्हें प्रमोट करें। खत्ताती के मैदान में पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बड़ा नाम पैदा किया है। पाकिस्तान में क्या बात करें, सादक़ैन जैसा नाम हमारे पास मौजूद है। कैलीग्राफी की जब बात आती है और फिर गुलजी ने भी बहुत काम किया। इनकी महारत दुनिया मानती है। अब एक इजाफा हुआ है, नौजवान का आया है, सोनिया निसा इनका नाम है, और इस फहरिस्त में इजाफा उनके नाम का हुआ है। सोनिया ने कुछ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पोर्ट्रेट बनाया था जो काफ़ी मकबूल भी हुआ। ये पाकिस्तानी निजात बरतानवी सोनिया निसा ने कल वज़ीर आज़म से ख़ुद भी मुलाकात की और उन्हें ये पोर्ट्रेट पेश किया। कौमी तराने के अल्फाज पर मुश्तमिल ये पोर्ट्रेट इमरान खान को बड़ा ही पसंद आया। और हमें अभी ज्वाइन कर रही हैं सोनिया फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा ही खूबसूरत हमें आपका पोर्ट्रेट लगा, इमरान खान साहब का भी हम देख भी रहे हैं। तो सोनिया, आपका इंटरेस्ट इन कैलीग्राफी, मतलब बहुत से और आर्ट फॉर्म्स भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपका इंटरेस्ट इसी में है? हेलो सोनिया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी हाँ, आ रही है आवाज़। जी सोनिया, इस वक्त हम आपसे लाइव ऑन एयर बात कर रहे हैं। मैं हुमा हूँ, अब्दुल्ला मेरे साथ बैठे हैं। आपका इंटरेस्ट पूछ रहे हैं कैलीग्राफी में। कब आपने शुरू किया और बड़ा आपको मौका मिला कि खान साहब की आपने पोर्ट्रेट बनाया और उनको पेश किया? जी एक्चुअली सबसे पहले शुक्रिया मेरे अम्मी अब्बू का और मेरी इस बहन का है कि उन्होंने हमें ना यंग एज में उर्दू पढ़ाया। तो वो लोग तारीफ़ करते थे कि उर्दू आपकी राइटिंग अच्छी है, तो मैं उधर से ना फिर कॉपी करके लिखती रहती थी, लाइक 7-8 ईयर्स ओल्ड। फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स मैं आज तक लाइक शेर व शायरी वगैरह डूडल करती थी, ऐसे नहीं लिखना बैठे बैठे फ्री टाइम। तो जब थोड़ी बड़े हुए तो फिर वो सूफीज़म वगैरह में थोड़ा जब इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया, तो फिर ये एक्चुअली रिसेंटली शुरू किया कि मैं पोर्ट्रेट के विदिन कैलीग्राफी मुंह के विदिन पर्सनिफाई कर दूं।
फिर इमरान साहब की पोर्ट्रेट बनाई क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है सोनिया। तो इसकी बाकायदा आपने ट्रेनिंग भी हासिल की या फिर ये खुद ही आप प्रैक्टिस से करती रही हैं अब तक? जी एक्चुअली कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, खुद से प्रैक्टिस करते रहे हैं। अच्छा, तो डू यू प्लान टू गेट ट्रेनिंग? आई बिलीव गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अब इसको आप प्रोफेशनली अगर परस्यू करना चाहती हैं तो इसको आप सीखेंगी? एक्चुअली ऑलरेडी मुझे आता है, रूल्स भी मुझे आते हैं। वो सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने में रूल्स अप्लाई नहीं कर पाते कि जो सर्टेन साइज होना पड़ता है ना, वो जो पोर्ट्रेट बनाते हैं फिर वो पोर्ट्रेट के मुताबिक बनाना पड़ता है। पर रूल्स वगैरह मैंने खुद जैसे कि गूगल वगैरह से लर्न किए हुए हैं। अच्छा सोनिया, अब दो बातें, एक तो खान साहब से आपकी क्या बात हुई और दूसरा खान साहब को तो उनका तोहफा मिल गया, तो क्या अब आपने कोई एग्जीबिशन करनी है कोई पाकिस्तान में ताकि और पाकिस्तानी जो आर्ट लवर्स हैं वो भी देख सकें आपका आर्ट और शायद ख़रीद भी सकें? जी हमारी उनसे यही बात हुई थी, वो बस कैजुअली एक दो बातें पूछ रहे थे आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह, और पोर्ट्रेट की तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो उनको पसंद आया। तो दूसरा इंशाल्लाह हाँ देखते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह लोगों ने इनवाइट किया पर हम जल्दी वापस जा रहे हैं, पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं, पर अच्छा, प्रोड्यूस करते रहेंगे हम। आप इंग्लैंड वापस जा रहे हैं तो अगला पोर्ट्रेट बता दें आपका, किसका पोर्ट्रेट बनाने का प्लान है लास्टली? एक्चुअली वो ऑलरेडी बन चुका है तो अच्छा। आज या कल तक रिलीज हो जाएगा। जी किसका? वो भी बहुत बड़े फिगर हैं पाकिस्तान के, सब लोग पसंद करते हैं। देखें, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपके पास ये बात बताने का कि अगला पोर्ट्रेट आपने किसका बनाया। वैसे साथ ले आती तो और अच्छा होता। अच्छा बता ही देते हैं, वैसे सरप्राइज था, वो डॉक्टर इलामा इकबाल साहब, हम उनके भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन्होंने वो गाते हैं ना बच्चा बच्चा स्कूल में लपे आती, तो उनके मुताबिक उनका बनाया पर थोड़ा सा डिफरेंट टच है। All right, we are looking forward to that portrait as well. बहुत शुक्रिया आपका। Best of luck to you. आती रहे पाकिस्तान और एग्जीबिशन भी कर लें इधर, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा जी, अच्छा हमारा जब पोर्ट्रेट बनाए ना तो उसमें खबरें लिख दीजिएगा ऐसे। अब वहाँ पे आपने कौमी तराना लिखा है, इलामा इकबाल के पोर्ट्रेट में जाहिर है कि आप लब पे आती है दुआ बन के लिख रही हैं, तो हमारे पास भी कोई कंटेंट होना चाहिए। मेरे पोर्ट्रेट में कोई शायरी हो जाए, कोई अच्छी सी नाइस शायरी। आप न्यूज़ रखना, मैं शायरी करूँगी। अच्छा, अब हम बिल्कुल ही 180 डिग्री शिफ्ट लेते हैं ना, अचानक से आपको पता है that's how we do it। बिल्कुल, मतलब इतनी आपको हमने इतनी रिस्पेक्टेबल बात बताई और हम बिल्कुल गॉसिप पे आ जाएंगे और आपको बताएंगे बॉलीवुड अदाकारा एक है ईशा गुप्ता, देखी हुई है आपने? कौन है? आई गेस देख के याद आ जाएंगी एग्जैक्टली कौन है। वैसे तो खैर एनीवे उनके बारे में एक खबर देने जा रहे हैं आपको। क्या किया उन्होंने? इनको आर्सेनल के नाइजीरियन फुटबॉलर अलेक्जेंडर लॉबी से माफ़ी मांगना पड़ गई है। हुआ क्या था? अब ये वाक़या ज़ाहिर आता है ना कि क्या हुआ। हुआ कुछ यूँ था कि ईशा ने अपने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें उनकी दोस्त अलेक्जेंडर को गोरिल्ला कह रही हैं। गोरिल्ला? सीरियस? दोस्त ने गोरिल्ला कहा और दोनों आर्सेनल फैंस हैं। दोस्त ने से बात कर रही थी मैच के बारे में। दे वर नॉट रियली हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस और इस पर ईशा गुप्ता ने हंसकर इत्तेफाक किया। दोस्त ने गोरिल्ला कहा और इस पर उन्होंने अग्री कर लिया। सोशल मीडिया सारिफीन को खूब फिर मौका मिल गया। जाहिर है आपको पता है पीपल आर रियली सेंसिटिव अबाउट दीज इश्यूज दीज डेज। और फिर इन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी से तो वो हटा दिया था, लेकिन फैंस तो फैंस होते हैं। आपको पता है कि वो स्क्रीनशॉट ले चुके थे और आपको पता है कि आजकल देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दिस। आपने अभी हमारे अपने कप्तान जो हैं सरफराज अहमद, उनको भी देखा कि उनको भी बैन लग गया था कुछ मैचेस का। देयर इज़ नो रूम फॉर टॉलरेंस फॉर इस किस्म का रेसिज्म। और मैं तो यही कहूँगी कि ईशा गुप्ता ने ये करके अपने आप को नुमायाँ कर लिया। आई हैड नो आइडिया हु ईशा गुप्ता है, तो ये बात करके मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि आप कौन हैं, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये कहना नहीं चाहिए किसी को। जब आप हाई प्रोफाइल हो जाते हैं इन द सेंस कि यू आर इन द पब्लिक आए, तो खुद मेरा ख्याल है कि एहसास होता है कन्वर्सेशन जो आपस में कर रही थी उसको उठा के उसकी स्क्रीनशॉट लेके मतलब मजीद कर लो, which really seems like you are looking for that kind of attention, वरना this is not acceptable at all। अच्छा, okay. ये भी हो गया। और आपको पता है ना कि वो करण जौहर के शो पे जो इंडियन क्रिकेटर्स आए थे और फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स हार्दिक पांड्या
बिल्कुल, और उनके साथ जो थे राहुल, तो दोनों के पहले तो उनको बैन कर दिया था, कुछ एक्शन लिया गया था, फिर बैन लिफ्ट हो गया था क्योंकि कोई ombudsman उनको लगाया जा रहा था। अब उन पे बाकायदगी से और करण जौहर, इन तीनों पे एक्चुअली एक केस भी फाइल हो गया। अच्छा, करण जौहर, so they are not out of hot waters yet। और दोनों बाय द वे, पांड्या और राहुल दोनों और भी क्रिकेट मैचेस नेशनल टीम और ए टीम में खेलना स्टार्ट हो गए थे, वापस बुलाया था, लेकिन खेलना स्टार्ट हो गए, दे वेंट बैक टू देयर प्ले, लेकिन अब उन पे एक और केस आ गया तीनों पे। और ऑनेस्टली केस तो बनता है, कितनी घटिया बातें की। अच्छा, I really like the jacket that he was wearing. Oh my God! Out of everything, but वो जो right राहुल ने, I'm not going to like anything when they talk like that. तो मैंने पसंद ही नहीं करना, बस खत्म। हाँ, ईशा भी अच्छी लग रही होगी आपको तो किसी और ने बनाई होगी, किसी ने दिए होंगे कपड़े पहनने के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, अभी आपको पता है डिजाइनर्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं जब जिनको वो इंडोर्स कर रहे हो, जो उनके डिजाइन्स पहने, तो फिर वो नहीं देते उनको ये चीजें कि सॉरी आपने बातें क्या कर दी हैं, हम आपसे नहीं एसोसिएट अगर आप इस किस्म की बातें करें। हम यूजुअली इस टॉपिक को जरा कम टच करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आसान सोल्यूशंस बताएं। आजकल महंगाई का दौर है, हर शख्स को महंगाई ने परेशान कर रखा है, और आजकल शादी का दौर भी है, एज इन ये सीजन ही शादियों का है। आपको पता है शादी का नहीं होता, सारे सीजन शादी। हाँ, 2-3 महीने होते हैं वैसे साल के जब शादियां नहीं हो रही होती हैं, अदरवाइज तो मार्च तक जब तक ठंड है तब तक शादियां हो रही हैं। आप सलामी दे के भी एट टाइम्स थक जाते हैं कि आप कितनों को दें, लेकिन ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। सलामी देना हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था कि हम लाखों रुपए के जोड़े खरीद रहे हैं शादियों पे, और फिर वो क्लोजेट्स में जाते हैं, और फिर या तो अपने बेटे की शादी पे निकलते हैं, और जब आप बेटे को या बेटी को दिखाते हैं कि ये मैंने अपनी शादी पे पहना था, इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लो, तो वो कहते हैं नहीं, इट्स आउटडेटेड, मैं तो नया ही बनवाऊंगी दोबारा से। और खास तौर पे 1 घंटे या चलो 5 घंटे, जितना भी आपका इवेंट लंबा होता है, लाहौर में तो मैं कहता हूं बनाने नहीं चाहिए, मुश्किल से 3 घंटे की शादी होती है, क्योंकि वो 10 बजे तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बट एक्चुअली वी वर सेइंग कि इतने पैसे लगाना वो उस एक मोमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा प्रेशर पड़ जाता है लोगों के ऊपर, जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो आसपास देखते हैं तो उन पे भी एक प्रेशर होता है कि जी हमें उस मोमेंट के लिए सबसे बेस्ट लगना है, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली पैसे लग जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर लड़की और लड़के वाले दोनों एक पेज पे हैं ना, तो फिर तो ये मामला आसान हो सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी की बारात का जोड़ा रेंट पे लेके किसी लड़की को अपने ससुराल भेज देंगे और वो जोड़ा वापस आपको करना पड़ेगा, तो आप सोच सकती हैं उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। सो देयर आर सोसाइटल इश्यूज इन्वॉल्व्ड विद दिस एंड लाइक विद दिस। लेकिन अगर वलीमे का जोड़ा भी आप रेंट पे ले लें और बारात का जोड़ा भी आप रेंट पे ले लें, तो वो मसला हल हो सकता है, ताकि भाई किसी पे बोझ ना पड़े, ना लड़की वालों पे ना लड़के वालों तो पे। ये जो ट्रेंड है, ये थोड़ा सा कुछ फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान में। बिलीव इट और नॉट, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन खास तौर पे जो ग्रूम्स हैं, जो दूल्हे हैं, उनके कपड़े जैसे शेरवानी वगैरह कराची में बड़े आराम से आप रेंट कर सकते हैं। यू कैन रेंट इट आउट, यू कैन वेयर इट, और फिर आप रिटर्न कर दें। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, वो लेटेस्ट फैशन की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, और आप विद द ट्रेंड भी चल रहे होते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब दूल्हे ये कर रहे हैं, तो दुल्हनें क्यों नहीं कर रही, जिन पे ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा लगता है। और ख़ास तौर पे ये याद रहे कि वो जोड़ा उसके बाद बिल्कुल पहना नहीं जाता। इसी पे बात कर लेते हैं, कोई भाई बहन की शादी। हमारे पास बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। तहमीना खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता है, बरस से फैशन मैगजीन को एडिट करती रही हैं, एडिटर रही हैं उसकी, और अब एक बड़ी ही कामयाब PR एजेंसी चला रही हैं। तहमीना, वेलकम टू जियो। थैंक यू सो मच तहमीना फॉर कमिंग हियर। तहमीना, ये जो हम ये सारा हम आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, हम तो लोगों की खैर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे पहले भी लोग ये करना स्टार्ट हो गए हैं, बट नॉट ऑन अ मास स्केल। आपको लगता है वर्केबल आइडिया है कि आप रेंट कर ले कपड़े? वर्केबल है, वेस्ट में तो कपड़े रेंट होते हैं, वेस्ट में ब्राइडल ड्रेसेस रेंट होते हैं, तो रेंटेड ही होते हैं। और वर्केबल अगर नहीं भी है तो हमें वर्केबल करना है। देखें, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि एट स्टेक क्या है। एट स्टेक ये है कि शादियों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है। हर इंसान चाहे वो जावेद निहारी वाला है, चाहे वो एक सेलिब्रिटी है, वो अपनी शादी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, अपने कपड़ों को, अपने लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट कर रहा है। अब जो लोग उससे एक थोड़े से मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं, उनके दिल में हसरत पैदा हो रही है कि वो यही कपड़े पहने, यही ज्वेलरी पहने, इसी तरह की शादी करें। अच्छा, जब वो उसको मैच नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर माँ बाप पे पड़ता है, फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, डिप्रेशंस बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ता है, बिकॉज जाहिर है
हर आदमी, हर औरत एट द एंड ऑफ द डे चाहती है कि अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी। अच्छा, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि ये इस तरफ है, लोगों का आ जाना चाहिए। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो हियर आप लोगों को कि अगर जोड़ा भी आपका अपना हो, सब कुछ आपका अपना है, लेकिन जो होता है ना कभी कभार की जी ज्वेलरी बहन की मैच कर गई या भाभी की मैच कर गई, ज्वेलरी कर लेते हैं, इमिटेशन का ट्रेंड आ गया। लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज्वेलरी अभी से नहीं रेंट कर रहे, ज्वेलरी आई नो द ज्वेलर्स बहुत सालों से रेंट कर रहे हैं शादी के लिए। जी, बिकॉज शादी के लिए देखिए फॉर एग्जांपल हमारे माशरे में ज्वेलरी भी तो बहुत ज्यादा है ना। फॉर एग्जांपल झूमर है या चूड़ियां हैं या समथिंग लाइक दैट, औरतें आम पहनना शुरू हो गई हैं, मगर जब मेरी शादी हुई थी तो शादी पे झूमर पहना जाता था। तो उस जमाने में ये रिवाज स्टार्ट हो गया था 20-25 साल पहले के लोग अपने ज्वेलर्स से झूमर रेंट कर लेते थे और सेट में, बिकॉज झूमर इज अ बिग ज्वेलरी पीस। और आजकल जो सोने की कीमत है वो बड़ा अनअफोर्डेबल हो गया। उस जमाने में तो इमिटेशन और ये चांदी की सोने के पानी चढ़ी हुई ज्वेलरी का ट्रेंड नहीं होता था, अब ये ऑप्शन अवेलेबल है। बोरो करना आपके फैमिली ज्वेलर्स से, आपके ज्वेलर फ्रेंड से, वो बहुत अरसे से चल रही है कहानी। अच्छा तमीना, अब आप ये बता दीजिए मुझे कि ये हम खवातीन के शादी के जोड़े रेंट करने की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पर ठीक है माँ बाप पहले ही पिसे होते हैं, अनअफोर्डेबल हो जाता है सब कुछ, लेकिन एक सोसाइटल प्रेशर्स भी हैं। ससुराल में बच्ची जाएगी, उधार का जोड़ा पहना हुआ है, लोग क्या कहेंगे, ये किस तरह चीजें ओवरकम करें? देखिए, हमें वही तो चीज़ ऑनेस्ट अपनी डे टू डे लाइफ में होना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप शादी में खाने की देग बनाते हैं ना, देग रेंट पे लेते हैं ना, खरीद तो नहीं लेते, उसमें खाना पकाते हैं और देग वापस कर देते हैं। कुर्सियां, टेबलें, सब कुछ रेंट पे आ रहा होता है ना। अगर दोनों फैमिलीज प्रैक्टिकल हैं, बैठ के इस बात को बात करती हैं और वो ये कहती हैं कि जी ये पैसे, ये इतने लाख रुपए अगर इन जोड़ों पे लग रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम बच्चों के अकाउंट में डाल दें, बच्चे अपना एजुकेशन पूरी कर लें या घूम फिर लें या अपने घर के लिए कोई प्रैक्टिकल चीज़ खरीद लें, टीवी खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, मोटरसाइकिल, मतलब लिटरली एक गाड़ी आ सकती है आपकी शादी के जोड़े के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल तो आराम से बैठ के सोल्यूशन निकालें, प्रैक्टिकल तरीके से बात। एक चीज़ जो आप लोग मिस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट, वो ये है कि शादी हमारे यहाँ क्यों महंगी हो गई है कि हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन के तो कपड़े हैं। अब अगर एक दुल्हन है, उसकी 6 बहनें, के भी तकरीबन 6 बहनें हैं और घर में 4 शादी के ओकेजन्स हैं, मायूं भी है, मेहंदी भी है, शादी भी है, वलीमा। अब उन 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से। व्हाट अबाउट दोस क्लोथ्स? बिल्कुल, व्हाट अबाउट दोस क्लोथ्स? वो प्रेशर है जो आप लड़की वालों पे शादी के दिन पड़ता है ना, कि माँ का भी कपड़ा है तो बहन का भी है, तो भाभी का भी। और यहाँ आपको पता है ट्रेंड क्या है, अगर एक भाई की शादी है तो जनरली ये है, आप प्लीज पानी लीजिएगा, भाई की शादी है तो भाई की जितनी बहनें हैं उनका कम से कम एक एक जोड़ा तो भाई ने बनाना है, या एटलीस्ट सारे जोड़े कम से कम एक एक रिपीट नहीं होने बाद, और अगर बहन की है तो माँ ने बनाने। इस सारी बात की बात ये निकली है कि ये हो तभी सकता है, हम बात एक्चुअली पैक था हमारा कि आप रेंट पे, आप किराए पे कपड़े ले लें, ये तभी हो सकता है जब दूल्हे वाले और दुल्हन वाले, लड़की वाले दोनों भी करें। और अगर हमारे माशरे में अभी फिलहाल वो उस हद तक हम एडवांस अपनी थिंकिंग में प्रैक्टिकल नहीं पहुंचे, मगर हम पहुंच जाएंगे, बिकॉज जो हालात पाकिस्तान के डिमांड कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, अर्निंग्स कम हो रही हैं, लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालेंगे। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि वो जज्बात को जरा, ईस्टर्न हमारी जो वैल्यूज हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हिंदुस्तान है और अदर कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ इमोशंस हम बड़ी देर से छोड़ते हैं, लेट गो बहुत देर से करते हैं, मगर वो हमें लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज जब नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वेरी राइट। मगर एक बात और भी है, आपको एक चीज हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हमने शादी पे से एक जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट हुआ करती थी ना एक ज़माने में, फॉर एग्जांपल 20 साल पहले, 15 साल पहले तक भी ये वो था कि ट्रेंड था कि जी मेरी माँ ने जो अपनी शादी पे जोड़ा पहना था मैं उसको पहन लूँ, उसका दुपट्टा यूटिलाइज कर लूँ, उसका गरारा यूटिलाइज कर लूँ। हमारी फैमिली में अभी भी हमारी लड़कियाँ अभी भी करती हैं, ठीक है, कि ये हेयरलूम जोड़ा है, ये वहाँ से आया था, मेरी माँ ने पहना था 25 साल पहले, या हेयरलूम ज्वेलरी जिस तरह आप इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हमारे जो अच्छे और बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके रोल्स आते हैं कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें टू रिसाइकल दी आउटफिट, ताकि आप अपने हेयरलूम को एक्चुअली हमने बड़े बड़े फेमस एक्टर्स, अदाकार जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनको ये करते हुए देखा
भी है, अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर आप देखें बहुत ज्यादा so we have exactly seen that as well. ज्यादा होता है। जैसे अब आप ये देखें, करीना कपूर ने अपनी सास का जोड़ा रिसाइकल करके जो है वो अपनी शादी पे पहना। मेरा शादी का जोड़ा बहुत खूबसूरत है जो मैंने कभी नहीं पहना है, एंड आई वुड लाइक कि मैं अपने बच्चों को उसको पास ऑन करूं। तो डिज़ाइनर अगर स्टेप इन करता है यहाँ पे और वो उस हेयरलूम को या उस पुराने जोड़े को, चाहे वो 25 साल पुराना है चाहे 30 साल पुराना है, रिसाइकल करने की ऑफर देता है। अच्छा, सो बेसिकली तहमीना, एंड लेट मी लाइक यू नो क्लोज इट नाउ, कि एक तो रिसाइकलिंग का एक ऑप्शन है और दूसरा रेंटल का ऑप्शन है। फिर रेंटल में बस ये होगा कि वो माँ का जोड़ा वो सब कुछ रिसाइकल नहीं हो सकेगा क्योंकि आपने खुद रेंट किया होगा, तो आप आगे क्या देंगे। बट इट्स ओके, वी डोंट नीड टू बी इमोशनल अबाउट इट एज वेल, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। सबसे बड़ी थैंक यू तहमीना, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है। आपको पता है क्या माशी हालात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के। जैसे कि तहमीना कह रही थी, जॉब्स जा रही हैं, सैलरियां कम हो रही हैं लोगों की, जो ज़राए आमदन थे वो कम होते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर है भी बहुत खुशी से रह सकते हैं, बड़ी अच्छी शादी कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली लुक ग्रेट एज वेल। बेसिक नेसेसिटीज आप पूरी करें। आप गूगल करें, देयर आर मेनी ऑप्शंस आउट देयर जहां आप आराम से रिस्पेक्टफुली आप बड़े अच्छे कपड़े जो हैं वो रेंट पे ले सकते हैं, यू कैन लुक गुड। मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम वी गो फॉर न्यू बिजनेसेस ऑल द टाइम, सो आप बहुत सारे लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कपड़े शादी के रेंट करने का some people actually जो कर भी रहे हैं। There are few people but I think we need more. तहमीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपने अपनी बड़ी अच्छी एक्सपर्ट और वाइज एडवाइस जिसको मैं कहती हूँ वो भी दी। अभी हम जरा सियासत की बात कर लेंगे। मियां साहब अलील हैं, मुस्लिम लीग नून इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाना चाहती है, लेकिन ख्वाहिश है कि तासुर डील का ना बने। ये कैसे मुमकिन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। सीनियर लीगी रहनुमा कुछ दिनों से मुसलसल इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए। जब मैं उनके डॉक्टर्स की बात सुनता हूँ, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया है उन्हें लंदन में, उन डॉक्टर्स की राय तो यही है, और हम सब की भी ख्वाहिश यही है कि उनका इलाज जो है वो उन्हीं डॉक्टर्स से हो जिन्होंने उनकी सर्जरी की थी। उन्हें बिल्कुल वहीं जाना चाहिए जहाँ से उनकी ट्रू टाइम जो है वो हार्ट सर्जरी हुई है। इसका तो मैं नहीं समझता कि कोई भी उनको इसके अदरवाइज कोई मशवरा दे सकता है। वो जाएं, जाके अपना चेकअप करवाएं, उसके बाद वापस आएँ। और इस पर हुकूमती हलकों से डील और ढील की आवाज़ें आने लगती हैं, तो लीगी रहनुमा साफ कहते हैं कि इसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने ज़मानत जो है वो डील के नतीजे में लेनी है? तो फिर अगर डील के नतीजे में लेनी है तो फिर सज़ा भी फिर किसी डील के नतीजे में हुई है। यानी गवर्नमेंट के लोग जो बात कर रहे हैं ये ज़रा सोचें, और इसका मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। हमने बार बार चैलेंज किया है, असम्बली के फ्लोर पे चैलेंज किया है, मियाँ साहब ने खुद भी बात किया किससे डील हो रही है, कौन डील की बातें कर रहा है, किससे डील मांगी है, तो वहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदलिया और दीगर इदारे जो हैं वो हुकूमत के महकूम हैं कि जब हुकूमत इशारा करेगी तो उस वक्त डील हो जाएगी, हुकूमत की बात मान के वो छूट दे देंगे। नून लीग के रहनुमा जब ये बातें सुनते हैं तो डील के तासुर की नफ़ी करने लगते हैं। खुद मरियम नवाज चुप का रोज़ा तोड़कर बोलती हैं कि उनके वालिद बैरून मुल्क तो दूर की बात लाहौर के अस्पताल में भी नहीं रहना चाहते, जेल वापस जाना चाहते हैं। मियां साहब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाया जाए। मैडम मियां साहब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाया जाए। मैडम, और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने खुद भी गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकली से इनकार करते हुए जेल भेजने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि 3 बोर्ड्स तिब्बी मुआयना कर चुके हैं, अब फिर नए अस्पताल ले जाना चाहते हैं। ये खाना बदोशी मुनासिब नहीं। यानी एक तरफ तो लीगी रहनुमा अपने कायद को लंदन भेजना चाहते हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ खुद जेल जाने पर इसरार कर रहे हैं। नून लीग साफ छुपती भी नहीं और सामने आती भी नहीं, तो लिहाजा अभी तक पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। इसी पे हम जरा पता भी कर लेते हैं और ओपिनियन भी लेते हैं। सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका न्याय साहब, अपने वक्त दिया। न्याय साहब, नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान को बड़ी तशवीश ज़ाहिर होनी भी चाहिए। इनका मुआयना करने वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुस्लिम लीग नून का ये इसरार है, उनके लीडरान का, कि इन्हें बाहर जाने दिया जाए। तो कुछ हमें मुतज़ाद सा लग रहा है सब कुछ यहाँ पर। क्या है सूरत हाल एक्चुअली? देखिए जी, जहाँ तक तो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश है तो वो बिल्कुल एक फितरी बात है, मुस्लिम लीग नून को भी होनी चाहिए, उनकी फैमिली को भी होनी चाहिए।
मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब की जो 2 सर्जरी हुई हैं, ये हार्ट का प्रॉब्लम जो है जो हम तक पहुंचा हुआ है और जो मुख्तलिफ मौके पे उसकी तफसीलात आई थी, तो ये 1 in million होता है और इसमें पूरी हार्ट को रिपेयर किया गया था। अब जाहिर है कि उस बैकग्राउंड के साथ एक तशवीश आना एक लाजमी अमर है, लेकिन आगे ये कहना कि जी उसके ऊपर वो कोई जिसको बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो मुस्लिम नून ने कोई मुतालबा नहीं किया। 1-2 बंदों ने अपने तौर पे एक ओपिनियन दिया है कि अगर वो अपने पुराने डॉक्टर्स के पास जाएं, जो लामहल एक आम सी चीज़ है। मैं भी कहूँगा कि अगर कोई उनका इतनी जो स्पेशल मर्ज है, लेकिन मत भूलें, और ये जो अब बात सामने है डॉक्टर्स के बाद कि डॉक्टर्स ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा यहाँ इलाज हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब कब कह रहे हैं? वो तो कह रहे थे कि मुझे तो हॉस्पिटल से जेल में वापस भेजें, और इसका मतलब है कि उनको कोई वो खुद जेल में जाना चाहते हैं। वो कहा हमें मुझे बैरून मुल्क भेजें, या उनकी फैमिली ने नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत दूर की कोड़ी है जो हम लेके आए हुए हैं। राइट यानी साहब, गॉट योर पॉइंट। बस आखिरी सवाल ये बता दें कि इस वक्त नवाज शरीफ के मामले पर इमरान खान साहब की ज़ाती राय क्या होगी? वी आर इनवाइटिंग यू टू स्पेक्यूलेट अ लिटिल। आपका क्या तज्जिया है? देखिए जी, इमरान खान साहब बदकिस्मती से उनकी जो शख्सियत का जो उठान है उसके अंदर कई चीज़ें, कुछ चीज़ों में उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। एक बड़ी एक पायनेट फीलिंग है। मसलन जिस तरीके से उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाया, या उसके अंदर जो उनका एक रोल है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल और उनका एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं या किसी से मुसाबकत की कैफियत होती है, तो उनके अंदर मैंने एक बड़ी सख्त गिरी देखी है, और वो उसके अंदर उनके पास जो बुनियादी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उससे वो फारिग नज़र आते हैं। उससे वो बिल्कुल लगता है कि उनके अंदर उसका जो है वो बहुत कमी है उन इक़दार की जो इंसानी इक़दार होती हैं ऐसे मौके पे। तो मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाज़ा है, और लग रहा है मैं गलत हूँ, वो हर सूरत में नवाज शरीफ साहब जितने परेशान होंगे, जितनी मुश्किल में होंगे, जितनी तकलीफ में होंगे, इमरान खान साहब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया आपका। हफीजुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे। क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप की जरा बात करें तो बिल्कुल आपको बताएं कि कुछ अरसे से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर शुरू हुआ है। ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवाम की सतह पर भी राब्तों का सिलसिला बढ़ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान है, उनका नाम है दानियाल हयात। उनका शुमार भी उन लोगों में होता है जिन्होंने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया है। दानियाल की ये कोशिशें जो हैं उनको सराहना जाना चाहिए, और दानियाल अभी हमें ज्वाइन भी और कर रहे हैं। रशिया की तरफ से इन्हें खुसूसी अवार्ड दिया गया है इन कोशिशों पर। दानियाल इस ज्वाइनिंग इस दानियाल ये बताइएगा कि पाकिस्तान रूस के दरमियान नौजवानों के जो आपने राब्ते कराने की कोशिश की हैं, इसमें आपने क्या देखा? कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन सी कदरें हैं जो दोनों मुल्कों में या दोनों कल्चर्स में आपको कॉमन नज़र आएँ? वहाँ पे मुझे ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ट्रेट्स नज़र आए जो कि ज़्यादा तक हमारे पाकिस्तान में भी नज़र आते हैं। हॉस्पिटैलिटी जी ले लीजिए, उनकी वो ले लीजिए आप, जितनी भी मेहमान नवाजी वहाँ पे की जाती है, मतलब मैं जितनी बार भी गया हूँ या मेरे साथ जितनी भी टीम मेरे साथ जाती हैं, मतलब जितनी मेहमान नवाजी वहाँ पे मुझे मिली है, आई हैव नॉट रिसीव दैट मच हॉस्पिटैलिटी एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। आप उसकी बात कर लें, जितनी मेहनत कशी की अगर आप बात कर लें, लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हमारे पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें यूथ को ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग समझा जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स दैट आई सी कंट्रीज हैव इन कॉमन। दानियाल, दैट इज सो गुड टू हियर। खास तौर पे जब यंग लोग इस किस्म के राब्ते करें तो बहुत ही अच्छा लगता है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। दानियाल, ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में आप ऑब्वियसली नौजवानों के हवाले से काम कर रहे हैं, क्या आपकी इन कोशिशों से सयाहत या टूरिज्म को भी फ़रोग मिलेगा? यू सी पीपल फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान कमिंग टू पाकिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा? टूरिज्म डेवलपमेंट की जहाँ तक बात आती है, पूरी दुनिया से हम एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल यूथ कार्निवल का। पूरी दुनिया से हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज़ द मॉडल दैट अदर प्रोविंसेस कैन ऑप्ट फॉर एज वेल। और हमारे फेडरल लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इसको इख्तियार कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई बिलीव कि हम यहाँ पे अपने तजुर्बात का करके यूनियन करके एक मतलब इनको कंबाइन करके हम म्यूचुअल फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया दानियाल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। अच्छा काम कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। सेल्फी का बुखार आपको पता है दुनिया भर में कई जाने ले गया है। ये सीरियस इशू है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। बहुत से खतरनाक जगहों पर लोग तस्वीर खींचने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये जुनून किसी हद पर
किसी सतह पर तो कंट्रोल करना ही चाहिए। ये जुनून ये भी बता दें, और आप हंस रहे हैं, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा हमें भी है। नहीं, हम कोई हर जगह हर जगह तो नहीं लेते, लेकिन कभी कभार ले भी लेते हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट पे आप सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन हर जगह जहाँ पे आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता है वहां पर आपको सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, गाड़ी चलाते हुए अगर आप सेल्फी लेंगे तो यस, योर लाइफ इज एट स्टेक। ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है कि स्पीडोमीटर की आप तस्वीरें ले रहे हैं। दैट इज सो रॉन्ग। ठीक है, एक मुस्बत कदम पंजाब हुकूमत की तरफ से इस मौके पर उठाया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबे भर के आरपीओज, कमिश्नरों, डीपीओज, डिप्टी कमिश्नरों पर सिर्फ सरकारी मसरूफियात के सिवा प्राइवेट लोगों या प्रोग्रामों में तस्वीरें, ग्रुप फोटोज और सेल्फियां बनवाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ग्रुप फोटो से क्या लेना देना है सेल्फी का? और पर्सनल अगर कोई फंक्शन है या कोई गैदरिंग है तो वहाँ पर, और अगर किसी ने फोन या कैमरा पकड़ा हुआ है और 4 लोग इधर अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, दैट्स नॉट अ सेल्फी, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छा, दायरा की सूबाई हुकूमत सिर्फ अपने अफसरान को ही पाबंद कर सकती है, आम लोगों को तो सेल्फी लेने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे ना सिर्फ सरकारी अफसरान को ज़ाब्ते का पाबंद किया जा सकेगा, बल्कि आवाम तक भी ये एक मैसेज में भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि हर वक्त और हर जगह सेल्फी लेना नामुनासिब और ख़तरनाक हो सकता है। हाँ, बट ये खुद का एहसास होता है, इस पर कोई रूल या कोई लॉ वगैरह काम नहीं करता। खुद एहसास होना चाहिए भी कहाँ तस्वीर लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। खासतौर पे सेल्फी यहाँ पकड़ के दूर की तस्वीर लो, दैट्स समथिंग एल्स। बट जब आप अपने आप को भी उस फ्रेम में फिट कर रहे हो तो वो डेंजरस हो जाता है। तो लिहाजा ये जो सारी नोटिफिकेशन है कि ये आई डोंट गेट इट, ये मुझे बिल्कुल। अच्छा, ग्रुप फोटोज में तो मेरा ख्याल है कोई एतराज़ नहीं हो सकती है। मेरा ख्याल ये एक मंतक या लॉजिक हो सकती है कि आप काम के वक्त टाइम वेस्ट करते हैं ना, ये चीज़ों में टाइम भी तो वेस्ट हो रहा होता है। पिक्चर अब मतलब इतना थोड़ा सा तो अपने आप को लाइटन अप करें, इतना जिंदगी को सीरियस लेने की क्या जरूरत है भाई? नोटिफिकेशन की वजह से मुझे नहीं अच्छी खास जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, पेपर जाया किए। हाँ, अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हॉलीवुड एक्शन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की नई फिल्म क्या है जी? हॉब्स एंड शॉ फास्ट एंड फ्यूरियस के लीड कैरेक्टर्स का पोस्टर जारी कर दिया गया है। ड्वेन जॉनसन है इसमें, द रॉक ऑफ कोर्स, और लूक हॉब्स और जेसन स्टैथम, जो मुझे अच्छे लगते हैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बस और हमें कोई इजाजत ही नहीं जा रही बात करने को। हम जा रहे हैं कल, इंशाल्लाह मिलेंगे। कल है फ्राइडे। यस, वी हैव अ ग्रेट शो फ्राइडे। या सी यू।